चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ओ लेवल जो है, ओ लेवल क्या होता है? ओ लेवल का पूरा नाम होता है ऑर्डिनरी लेवल, जो नाइलेक कोर्स मतलब जो नाइलेक द्वारा कोर्स कराते हैं। नाइलेक एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जैसे अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि प्राइवेट में जो लोग डिप्लोमा के नाम पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं और पता चलता है कि भविष्य में जाने के बाद जो है उनका किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब लगाते हैं तो डिग्री नहीं लगती है, ठीक है। तो आप लोगों का जो कोर्स है वो ऑर्डिनरी लेवल है, 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है। इसमें 4 मॉड्यूल हैं और ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें 6 सर्टिफिकेट मिलेंगे, 4 मॉड्यूल के सर्टिफिकेट मिलेंगे और एक फाइनल आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा और एक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अधिकतर बच्चे ये जानते नहीं है कि ट्रिपल सी मतलब इसमें कैसे मिलेगा। तो ट्रिपल सी आप लोग को अलग से एग्जाम नहीं देना होता है। जैसे आप ओ लेवल का पहली बार एग्जाम पास करेंगे तो आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट उसमें बिना एग्जाम दिए, बिना अप्लाई किए वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपको दे देगा। इसमें अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिनके पास अगर पहले से कंप्लीट सर्टिफिकेट है तभी भी मिलेगा और नहीं है उनको भी मिलेगा, ठीक है। ये ओ लेवल के बिहाफ में मिलता है। क्यों मिलता है? इसका रीजन ये है कि जो आपके जो 4 पेपर हैं ओ लेवल में, तो जो पहला पेपर है वो ट्रिपल सी ही है, ठीक है। तो जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो आपका पहले पेपर में पहला मॉड्यूल और एक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिलता है, 2 सर्टिफिकेट हो गया। 3 मॉड्यूल और मिलते हैं, एक फाइनल मिलता है। इस प्रकार से जब आप ओ लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो जो नाइलेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये आपको 6 सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। आज हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन का, ठीक है। जैसे कंप्यूटर आप पहले के समय में देखे होंगे तो थोड़ा सा इसका बनावट भी अलग प्रकार के था, स्पीड भी कम था और इसका जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था। तो जैसे कंप्यूटर जब बना तो यह एक ही समय में नहीं सब कुछ विकास हो गया, मतलब इसका धीरे धीरे विकास हुआ। वैसे विकास होना तो इसका 1800 ईस्वी से ही माना जाता है। पहले इसका जो है पास्कल हुआ करते थे, गणना के यंत्र में लाया गया था, फिर कैलकुलेटर बनाया गया, फिर इसको यूज लाते लाते आज जो है एआई तक पहुंच गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो इसका जो विकास हुआ है वो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से हुआ है। इसका कंप्यूटर की साइज भी अलग अलग प्रकार से थी, देखेंगे। जो आज जो चल रही है यहाँ पे आपका ये साइज देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कंप्यूटर का जनरेशन। इसमें से कंप्यूटर के जनरेशन से आपका 4-5 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछता है पहले हम देख लेंगे कंप्यूटर के जनरेशन में कि ये आपकी जो है जनरेशन कब स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या चेंजेस हुए थे और कौन वैज्ञानिक इसमें क्या डिवाइस लगाए थे, ठीक है ना। बस इतना ही क्लियर करना होता है। तो कंप्यूटर जनरेशन को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो जो पहला भाग है यहाँ 1940 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी 1940 से लेकर 1956 के ईस्वी के बीच को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, पहली सदी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो चेंजेस हुआ था इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी लगाया गया था। यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर की आकार इस प्रकार से हुआ करती थी और ये वैक्यूम ट्यूब जो है लगभग आपका 1904 में ही बन गया था। ये जो बनाए तो वैज्ञानिक का नाम था जो है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ठीक है। एक और इसकी साइज बड़ी होती थी। जब साइज बड़ी होती थी तो ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब से चलती थी तो इसमें गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती थी। तो जब आपकी कंप्यूटर आपके पास रहेगा, गर्मी ज्यादा उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है उसको ठंडा करने के लिए हम वहाँ पे एसी का प्रयोग करते थे। कब क्या प्रयोग करते थे? एसी। आज के समय में भी लोग ऑफिस में एसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये उनका जो अपना कुछ अवधि तरीका होता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो सेकेंड जनरेशन माना जाता है 1956 से लेकर 1963 के बीच में, इसमें ट्रांजिस्टर लगाया गया था। क्या लगाया गया था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर लगाने से जो है बहुत सारे कंपोनेंट छोटे हो गए थे, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर है 1947 में विलियम शॉकले ने खोज किया था, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का चिन्ह दिख रहे हैं। जब ये कंप्यूटर इस प्रकार से आकार में आ गया तो ये कॉमर्शियल पर्पज यानी कॉमर्शियल यूज में आने लगा, बिजनेस पर्पज में आने लगा और इसमें मेमोरी चुंबकीय टेप के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी इसमें पूछ सकता है कि चुंबकीय टेप जो है चुंबकीय मेमोरी किस सदी में आया था? किस सदी में आया था वो? सेकेंड जनरेशन। या तो पूछ सकता है कि सेकेंड जनरेशन हमारा कब से कब तक माना जाता है? तो 1956 से लेकर 63 के बीच में। यह पूछ लेगा कि आपका सेकेंड जनरेशन में क्या चेंजेस हुए थे, इसमें आपका ट्रांजिस्टर लगाया गया था। यह भी पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर का खोज कौन किए थे? विलियम शॉकले किए थे। कब किए थे? 1947 में, ठीक है। इतनी प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड जनरेशन आपका 1964 से 71 के बीच में, इसमें आईसी का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? आईसी। आईसी के प्रयोग होने से आज देखेंगे जितने भी आई के गैजेट्स आ गए हैं, छोटे छोटे मोबाइल भी आ गए हैं, जो अन्य डिवाइस भी आ गए हैं,
वो सभी जो है देन आपका आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट। एक आईसी में आपके हजारों जो है कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सम्मिलित रहते हैं, सभी वर्क करते हैं, ठीक है। तो आईसी का खोज कौन किया था? जैक केल्विन ने किए थे, 1959 में किए थे। ये आईसी आने से जो है आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कब बढ़ी थी, किस सदी में बढ़ी थी? थर्ड जनरेशन में बढ़ी थी। किस कारण बढ़ी थी? आईसी लगने के कारण, ठीक है। और जब स्पीड बढ़ गई थी उसी समय कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आ गया था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन आपका माना जाता है 1972 से 1980 के बीच में, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया था। क्या लगाया था? माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी भी लगाया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो खोज हुआ था वो फोर्थ जनरेशन में हुआ था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर लगाने से जो आपके कंप्यूटर थे एकदम छोटे कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गए थे। लैपटॉप और अन्य भी जो कंप्यूटर हैं छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे थे। और जब फोर्थ जनरेशन आया तो इसमें दो टेक्नोलॉजी आया था, एलएसआई और वीएलएसआई। एलएसआई का पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपके नोट में दे दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछता है। एलएसआई का पूरा नाम, वीएलएसआई का पूरा नाम और यूएलएसआई का, ठीक है। और ये भी पूछता है कि एलएसआई किस जनरेशन में स्टार्ट हुआ था, कब आया था? फोर्थ जनरेशन में हुआ था। जब ये आया था तो इसमें आपका जो है प्रोसेसर बना था, तो ये कंप्यूटर की माइंड उसी समय सेट हो गया था। जैसे इसको सीपीयू नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? यानी प्रोसेसर को हम सीपीयू कहते हैं। तो सीपीयू की खोज कब हो गई थी? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है जो 1980 से लेकर के प्रेजेंट, मतलब इस समय तक, ठीक है ना। इस समय तक के जो जनरेशन है वो आपके हैं फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपका जो है कंप्यूटर मानव में यहाँ तक तो चेंजिंग था, फोर्थ जनरेशन तक चेंजिंग था कि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू नहीं था। क्या नहीं था? आईक्यू, मतलब खुद से सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। लेकिन फिफ्थ जनरेशन जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें यूएलएसआई का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? यूएलएसआई का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से आपके विभिन्न प्रकार के मार्केट में जो है कंप्यूटर देखने को भी मिलते हैं। जैसे आपका हो गया लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, एंड्रॉइड, अन्य भी जो आईटी गैजेट्स हैं, ठीक है, या रोबोटिक जो मशीनें हैं, ठीक। जरा उसमें जाइए, उस फैन को बंद कर जाइए, बोर्ड से वो बंद होगा, ठीक। तो ये जो रोबोटिक्स मशीनें दिख रही हैं, ये जो देखने को मिल रही हैं फिफ्थ जनरेशन में, ये एआई का प्रयोग से हो रही हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ये इस प्रकार से आपका जनरेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के कितने जनरेशन है टोटल? फिफ्थ जनरेशन में है। किस जनरेशन में क्या चेंजिंग हो गया और कौन सा जनरेशन कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। चेयर मंगा दीजिए उससे। हाँ, अगला देखेंगे हम आईटी गैजेट्स क्या है। तो आईटी गैजेट्स किसे कहते हैं देख लीजिए। यानी कंप्यूटर के द्वारा जो स्मार्ट जो गैजेट्स लाए गए हैं वो आईटी गैजेट्स हैं, ठीक है ना। तो आईटी गैजेट्स जैसे इस प्रकार से दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के आईटी गैजेट्स मिले हैं। जैसे कैमरा है, आपका हेडफोन है, स्मार्टफोन है, ठीक है। ये सब आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे अन्य प्रकार के भी आपके मार्केट में आईटी गैजेट्स का जो है आविष्कार हो चुका है, छोटे छोटे डिवाइस आ गए हैं। ये सभी चीजें आपके आईटी गैजेट्स में आते हैं। जैसे पूछ लिया आईटी गैजेट्स क्या है, तो आईटी गैजेट्स आपका जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना सके, ठीक है ना, जिसमें नेट चलता हो, उसे सभी डिवाइस को हम आईटी गैजेट्स कहते हैं। जैसे इस समय का जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ठीक है, वॉच आ गए हैं, ये सभी आपके आईटी गैजेट्स हैं। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं सीपीयू, पार्ट ऑफ सीपीयू, नहीं सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं। तो सीपीयू के यहाँ पे देखेंगे मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो होता है एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है एमयू यानी मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो यूनिट होता है यह गणितीय काम करता है। तो ये सीयू जो है कंप्यूटर के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है और एमयू आपकी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है टेम्पोररी और परमानेंट रूप से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अभी जो स्टूडेंट आएंगे उन लोगों को वहां प्लेटर में बैठाना है, उन लोगों को जो आगे है उसको लाइन कराना, ठीक है। क्लियर हो गया?
ये जो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ALU है, इस ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ALU का पूरा नाम क्या है? CU का कंट्रोल यूनिट, MU का मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। कभी ये पूछ लेता कितने पार्ट होते हैं, या कभी पूछ लेता है CPU का फुल नेम, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपको 3 यूनिट में भेज दिया गया है। और CPU के कितने पार्ट होते हैं? 3, ALU, CU और MU। या कभी पूछ लेगा ALU का, जैसे घर के काम किससे होते हैं? ALU। कंट्रोल किससे किए जाते हैं? CU से। सेव किसमें किए जाते हैं? MU से। या MU का पूरा नाम पूछ सकता है, मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। यानी एक इसमें देखेंगे कि 3 या 4 क्वेश्चन इसमें भी बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे IPOS, ठीक है। तो IPOS क्या होता है देख लीजिए। I मतलब क्या होता है? इनपुट, P मतलब प्रोसेस, O मीन्स आउटपुट और S मीन्स स्टोरेज, ठीक है। तो ये CPU के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ठीक है ना। CPU जो कंप्यूटर होता है, इसको मान चलिए जो है कंप्यूटर के तीनों पार्ट हैं, ठीक। तो जो I होता है वो इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? जैसे कीबोर्ड होता है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई डाटा सेंड करते हैं, ठीक है। यानी बाहर से कोई डाटा कंप्यूटर में सेंड करेंगे जिस भी डिवाइस से, जिस भी प्रकार के माध्यम से, तो वो सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कुछ डिवाइस दिए गए हैं। कीबोर्ड, इसमें कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, ठीक है, अल्फाबेट टाइप करके कंप्यूटर में भेज सकते हैं, सिंबल लिख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी काम कीबोर्ड करता है। कौन करता है? कीबोर्ड। इसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। स्कैनर जो होता है, इसमें कोई पेज रखेंगे और स्कैन जैसे करेंगे तो वो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाकर कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेगा, ठीक है। तो इसको भी हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। जॉयस्टिक की होती है, जैसे आपका ये कर्सर पॉइंट चल रहा है, ये जॉयस्टिक की के माध्यम से बहुत तेज कर्सर को रन कराने का काम किया जाता है। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। माउस में लेफ्ट राइट और जो स्क्रॉल बटन दिए गए होते हैं, ठीक है, ये भी आपका इनपुट ही है। वेब कैमरा, जैसे कोई भी कैमरा है तो उसको कैप्चर करके क्या करता है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। तो कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल होता है, जैसे आप कभी जाएंगे मेट्रो वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे ट्रैक बॉल लगाए गए हैं या स्मार्ट जगह पे लगाए जाते हैं, तो वो सेम माउस की तरह ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक आपका सर्कल होता है, इसको जैसे घुमाते हैं तो आपका कर्सर घूमता है। नहीं, माउस को आपको ज्यादा दूरी पे मूव करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक ही जगह बैठे बैठे अपने कर्सर को इधर उधर मूव करा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से और भी होते हैं, जैसे बार कोड होता है, OCR होता है, OMR होता है। जैसे इतनी भारी संख्या में जो कॉपी जांच होती हैं, जैसे मान के चलिए अभी 5 लाख बच्चे एग्जाम कोई दे देते हैं SSC वगैरह का, तो उसको जल्दी रिजल्ट देने की जरूरत होती है। तो वो जो कॉपियां जांच होती है वो OMR से होती हैं। किससे होती हैं? OMR। ये आपको बता भी दिया गया है और आपके नोट में भेज भी दिया गया है। तो क्या होता है, OMR स्कैनर की तरह होता है, उसमें कॉपी डालेंगे, जो डाट आप लोग लगाए रहते हैं क्वेश्चन आंसर का, ठीक है ना, वो डाट को काउंट करता है और वो उसमें प्रोग्रामिंग सेट होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का D सही है, B का C सही है। अगर सेम आपका डाट मिलता है तो वो छांट देगा कि आप इतने क्वेश्चन पाए हैं, नहीं पाएगा तो वो रिजेक्ट करता जाएगा। इस प्रकार से कॉपियां जो जांच होती हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होती हैं। तो जिस डिवाइस के माध्यम से होती है वो भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। नोट वगैरह जो जांचने का काम होता है, ठीक है, मशीन जो लगे होते हैं देखते होंगे बैंकों में, वो भी सभी इनपुट डिवाइस हैं। आज के समय में बायोमेट्रिक का बहुत ही प्रचलन है, कहीं भी जाएंगे बायोमेट्रिक लगाइए, तो बायोमेट्रिक डिवाइस भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ठीक है ना। ये बायोमेट्रिक कौन सा डिवाइस है? आपका इनपुट डिवाइस है। इसके बाद देखेंगे जो दूसरा जो आपका है प्रोसेस होता है। दूसरा जो आपका इसमें ऑप्शन है प्रीफर क्या होता है? प्रोसेस। तो प्रोसेस हम CPU को कहते हैं। किसको कहते हैं? CPU को। यानी जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है O मतलब आउटपुट। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, जिसमें हम कंप्यूटर के डाटा को रिजल्ट प्राप्त करते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। ये सभी डिवाइस आपके आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। स्टोरेज डिवाइस को हम कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है? तो मेमोरी कंप्यूटर की एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ना इनपुट डिवाइस होती है ना आउटपुट डिवाइस होती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरी कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर की? तो स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज। ना इनपुट है ना आउटपुट है, वो अलग ही डिवाइस है।
इनपुट भी एक डिवाइस है और आउटपुट भी डिवाइस है, प्रोसेस भी डिवाइस है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और स्टोरेज, ठीक है ना, 4 डिवाइसेस हैं। तो जो आपका मेमोरी है वो स्टोरेज है, ठीक है। स्टोरेज भी आपका 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप देख लेंगे टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में देख लेंगे, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो मेमोरी मुख्यतः जो है यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसके कई नाम दिए गए हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है, या इसको इंटरनल कहते हैं। प्राइमरी को क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी, और दूसरे को कहेंगे एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना। तो इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से लगाए गए हैं, जिसको आप कंप्यूटर के चलते हालत में निकाल और लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल मेमोरी हम उसे कहेंगे ऐसे मेमोरी जिसको हम बार बार जो है रिमूव कर सकते हैं, निकाल और लगा सकते हैं बारी से। दोनों में देखिए सेव करने का जो तरीका होता है, जैसे इसमें आपका जो टेम्पोररी सेव होता है, जो प्राइमरी में जो सेव होता है वो टेम्पोररी सेव होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी में जो से आपकी डेटा सेव होती है परमानेंटली सेव होती है। क्वेश्चन पूछता है कि टेम्पोररी जो डेटा होती है वो कहाँ पे सेव होती है? तो कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में सेव होती है। और जो परमानेंटली सेव हो जाती है वो कहाँ पे सेव होती है? इसको आप लोग कैसे जानेंगे कि टेम्पोररी सेव है परमानेंटली सेव है, ठीक है। तो टेम्पोररी सेव वे सेव होते हैं जो करंट टाइम में हम वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। लिख रहे हैं, जब तक सेव नहीं किए हैं वो टेम्पोररी सेव है, ठीक है। अगर कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिखते समय मान के चलिए आपका जो है उसमें इन लोगों बच्चों को बैठा दीजिए लैब में, प्रोफाइल लॉक करा लीजिए। आप लोग लैब में चले जाइए, इसके बाद क्लास में जाइए, प्रोफाइल सबका लॉक करा लीजिए। तो जो टेम्पोररी जो सेव होता है, जैसे कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अचानक आपकी जो है कंप्यूटर बंद हो गई, शट डाउन हो गई, तो वो प्रोग्राम आपके दोबारा मिल नहीं सकते हैं क्योंकि वो टेम्पोररी में सेव था, ठीक है ना। और अगर उसको आप किसी नाम से सेव कर देते हैं कंप्यूटर की स्टोरेज में तो परमानेंटली सेव हो जाता है, और जिसको आप कंप्यूटर के रिस्टार्ट होने पर भी दोबारा पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, जो है ये सभी मेमोरी फिजिकल मेमोरी होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी जो सीपीयू में लगाए गए हैं, इसको देखते हुए जो है मार्केट में क्या है कि आपके कंप्यूटर में, जैसे ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में जो डाटा सेव कर दिया गया हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में, वो मान के चलिए फिजिकल मेमोरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो कभी भी खराब हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, क्लाउड स्टोरेज बनाया गया। जैसे मान चलिए आपकी हार्ड डिस्क में रखा गया है, हार्ड डिस्क आपका डैमेज हो गया तो वो डाटा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितना भी आपके ऑफिशियल वर्क थे वो सभी डिलीट हो जाते थे, उसको फिर जीरो लेवल से स्टार्ट करके काम करना पड़ता था, ठीक है। इसको देखते हुए क्लाउड स्टोरेज जो बनाया गया, तो क्लाउड स्टोरेज में जो बनाया गया तो वो इंटरनेट पे सेव हो जाती है। किस पे सेव हो जाती है? इंटरनेट पे। जैसे मान चलिए अभी भी जो आप यूज कर रहे हैं, जो नए एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो क्लाउड बेस है, जो भी सेव करेंगे वो नेट पे सेव होगा। जैसे आपका उसका एक एग्जांपल है आपका जीमेल। जीमेल में भी आपका लगभग 15 GB तक फ्री मिलता है, उसमें भी डेटा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई फिजिकल मेमोरी नहीं होती है। अगर आपका डिवाइस कंप्यूटर हो, चाहे टैबलेट हो या आपका स्मार्टफोन हो, कहीं से भी आप सेव कर रहे हैं, अगर आपके ऑनलाइन पे सेव कर दिए तो आपका डिवाइस डैमेज होने के बाद भी वो डाटा हम जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो ये देखते हुए इसलिए बनाया गया क्योंकि जो फिजिकल मेमोरी है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा कभी भी डैमेज हो सकता है। तो डेटा को परमानेंटली हमेशा स्टोर करने के लिए हम सबसे जो अच्छा विकल्प है वो क्लाउड स्टोरेज है। क्या है? क्लाउड स्टोरेज। तो मेमोरी आप देखेंगे जो क्लाउड स्टोरेज है वो भी आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे मुख्य रूप से मेमोरी 2 प्रकार के हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसको रैम और रोम में बांटा गया है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रोम है वो भी आपका 3 प्रकार का होता है, और रैम आपका 2 प्रकार के होते हैं। रोम होता है जैसे पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, इसका फुल नेम देखेंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। दोनों में अंतर क्या होता है? पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम। जैसे आप कंप्यूटर में सीपीयू में एक ऑन ऑफ का बटन होता है, उसको आप ऑन करेंगे, दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो वो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बायोस। ये क्वेश्चन पूछता है बायोस का, बायोस आपको बता भी दिया गया है। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है।
तो वो जो ये रोम होते हैं इसमें बायोस रहते हैं, बायोस के प्रोग्राम होते हैं। वो बायोस के प्रोग्राम को जब स्टार्ट करता है तभी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो पी रोम का होता है, पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रोम। तो जो प्रोग्राम जो होती है वो बायोस होती है। क्या होती है, कौन सी प्रोग्राम होती है, बायोस होती है। जब बायोस होती थी तो हमेशा जो है देखिए कंप्यूटर में हमेशा इस समय देखेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट आ जाते हैं, आते हैं ना। एग्जाम्पल के रूप में आपका एंड्रॉइड मोबाइल है तो वर्जन ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है, आपका व्हाट्सएप अपडेट होने लगता है, होता है ना। तो अपडेट क्यों होते हैं, तो अपडेट इसलिए होता है उसमें कुछ नए फीचर जोड़े जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी जोड़ी जाती है, ठीक है। और तो ये जब नए फीचर जोड़े जाते हैं तो उसको अपडेट किया जाता है। तो जो पी रोम था उसमें अपडेट करने की कोई सिस्टम नहीं थी। अब ये देखा गया कि कंप्यूटर में कुछ और बदलाव करना है तो हमें इसको डिलीट करके कुछ और अपडेट करना है इसमें, ठीक है। तो उसमें अपडेट नहीं होता था, तो इसके बाद बना ईपी रोम। क्या बना, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। जो इरेजेबल था इसको डिलीट करके दूसरा प्रोग्राम हम डाल सकते थे इसमें, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। और इसको हम अपडेट कर सकते थे, इसको अपडेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो जब अपडेट नहीं पाता था तो वो कंप्यूटर जो होते थे उसको फेंक दिया जाता था, मतलब यूज थ्रो कर दिया जाता था जब अपडेट नहीं पता था। इरेजेबल प्रोग्रामेबल में डिवाइस वही होती थी, प्रोग्राम आपके चेंज हो जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद आ गया ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई और ये भी जो है इरेजेबल था और ईपी रोम से थोड़ा सा एडवांस था। तो इस प्रकार आपके जो रोम है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अब रैम देखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम। तो जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें आपकी जो भी डेटा होती है वो फिक्स होती है और जो डायनेमिक होती है उसमें चेंजेबल होती है, यानी उसमें बदलाव हो सकता है। ये आगे भी देखेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक का बहुत ही यूज आपको मिलेगा। तो स्टैटिक जो भी होगा आपका फिक्स होगा, डायनेमिक जो होगा वो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ये सभी जो मेमोरी होती है ये आपकी इंटरनल मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जो रैम जो डेटा सेव करता है वो आपका वैलेटाइल मेमोरी होती है और जो रोम होता है वो नॉन वैलेटाइल होती है, ठीक है। वैलेटाइल और नॉन वैलेटाइल से भी तो क्वेश्चन पूछता है। तो जो वैलेटाइल मेमोरी है वो रैम है, ठीक है ना, क्या है, रैम है। आगे देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है फिक्स डिवाइस, एक होता है रिमूवेबल डिवाइस। तो जो कंप्यूटर में हमेशा फिक्स कर दिए जाते हैं, उस क्लास में चले जाइए, लाइव वाले जो कंप्यूटर में हमेशा के लिए फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं फिक्स मेमोरी। क्या कहेंगे, फिक्स मेमोरी। जैसे इसमें जितने प्रोग्राम चल रहे हैं ये हार्ड डिस्क पे चल रहे हैं, किसमें सेव है, हार्ड डिस्क में। देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये आपका फिक्स मेमोरी है। क्या है, फिक्स मेमोरी। रिमूवेबल मेमोरी ऐसे कहते हैं जैसे कंप्यूटर के चलते हालत में हम जो है उसको कंप्यूटर से निकाल और लगा सकते हैं। जैसे आपका पेन ड्राइव है, ठीक है ना, पेन ड्राइव मेमोरी है, उसको हम बार बार निकाल और लगा सकते हैं कंप्यूटर के चलते हालत में। तो उसको कहते हैं रिमूवेबल। क्या कहते हैं, रिमूवेबल, मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं, लगा सकते हैं दोबारा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी में आपका जो डेटा होता है टेम्पररी सेव होगा और सेकेंडरी में आपका जो डेटा होता है वो परमानेंटली सेव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो है टाइप ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप मार्केट में देखेंगे जो है कंप्यूटर विभिन्न प्रकार को देखने को मिलते हैं, ठीक है। टैबलेट हो गया, नोटबुक हो गया, उसके बाद हो गया आपका एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, अन्य प्रकार के आपके कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसको बांटा जाएगा तो 3 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ये पूछता है। तो अगर बाय टाइप देखेंगे तो इसमें आपका 3 प्रकार के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग ये जो है एनालॉग का वर्क करता है, ये डिजिटल वर्क करता है, दोनों को मिलाकर के हाइब्रिड वर्क करता है। आकार के आधार पर अगर देखेंगे कि कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये प्रत्येक राज्य सरकार के पास होती है, या जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर के रूप में लगाए जाते हैं। उसमें एक साथ सैकड़ों सीपीयू को यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और यहाँ पर्पज के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 2 प्रकार से बांटा गया है, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। साइज में कितने प्रकार के बांटे गए हैं, 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। अभी जो आप यूज करते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। किसमें आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और इन्हीं कंप्यूटर के बीच से निकलता है रोबोटिक्स, यानी जो रोबोट्स वगैरह बनाए जाते हैं, रोबोटिक मशीनें बनाई जाती हैं, ऑटोमेटिक काम करती हैं। जैसे आजकल देखेंगे जैसे गाड़ियां की जो असेंबलिंग होती है, गाड़ियां बनती हैं, पार्ट भी ऑटोमेटिक बनाएगा, ऑटोमेटिक सेट कर देगा, सेट करके पूरा गाड़ी बना के बाहर निकाल देगा। सब कुछ प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है,
यानी उस रोबोटिक मशीन में प्रोग्राम दिए गए होते हैं कि आपको ये काम करना है, और आने वाले मात्र 10 साल के अंदर देखेंगे आपके पास एक जो है चपरासी होगा, जो काम कहेंगे वो करेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये बहुत ही जल्द आने वाला है आपके बीच में। ठीक है, रोबोटिक्स के जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे, रोबोटिक्स के रूप में आपके जो है टीचर भी आ जाएंगे, रोबोटिक के रूप में आपका ड्राइवर भी आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ रोबोटिक होने वाला है। ये सब एआई का देन है। किसका देन है? अब उसमें भी जब होने लगेगा तो अपडेट करना पड़ेगा, यानी रोबोट काम नहीं कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो और भी काम, कुछ और भी कराना चाहते हैं जो उसके माइंड में नहीं है तो आप अपडेट कर देंगे सॉफ्टवेयर में, तो वो भी काम करने लगेगा। और उसकी जो नॉलेज होगी एक आईएएस अधिकारी से कई गुना नॉलेज होगा, क्योंकि आईएएस अधिकारी क्या है? ह्यूमन है, मानव है, अपनी क्षमता के अनुसार ही मतलब मैनेज कर सकता है। लेकिन वो रोबोटिक मशीन होगा, उसमें जितनी हाई का प्रोसेसर लगा देंगे या जितनी हाई मेमोरी लगा देंगे उतनी ज्यादा वो काम करेगा। ठीक है ना? यानी मानव से कई गुना, कई लाख गुना उसके पास दिमाग होगा। ठीक है, ये आपको आने वाले 10 साल में देखने को मिल जाएंगे। ये सब टाइप ऑफ कंप्यूटर में है। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना है। तो कंप्यूटर मुख्यतः 2 चीज से मिलकर बना है। किससे बना है? तो जो पहला होता है वो होता है हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। दूसरा जो है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी नोन एज हार्डवेयर एंड कंप्यूटर ऑफ एंड प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर वी नोन एज सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी पार्ट को हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर में क्या क्या है देखिए, ईयरफोन आ गया, कीबोर्ड आ गया, आपका टच पैड आ गया, स्क्रीन आ गया, लैपटॉप जो भी है, माउस है, कीबोर्ड है, फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी है, जो भी कुछ है ये सभी हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये प्रिंटर वगैरह जो भी चीज है ये हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, चलाए जाते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। जैसे आपका जीमेल हो गया, अन्य सोशल मीडिया के जो एप्स हैं ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर का आपका जो है यहाँ पे मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपका जो है कुछ स्पेशल पर्पस के वर्क किए जाते हैं, स्पेशल किसी काम के लिए। जैसे मान चलिए कोई कंपनी है, वो अपना कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहती है, तो वहां पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवाती है। क्या बनवाती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं। किस पे रन करते हैं? जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाएगा तो पूछेगा मतलब आपको क्या चाहिए, ओपन सोर्स चाहिए या प्रोप्राइटरी चाहिए। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी में आपको पैसे देने पड़ेंगे और ओपन सोर्स में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो वो पूछता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जैसे आपका ओपन सोर्स होता है और प्रोप्राइटरी होता है। जिस प्रोप्राइटरी में सामने जो दिख रहा है ये आपका विंडोज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, विंडोज। ये विंडो कई वर्जन में होते हैं, विंडो 10, विंडोज 7। ठीक है, इसके पहले एक्सपी आता था, विस्टा आता था, 98 आता था, ये सभी आपका माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और जो ओपन सोर्स होते हैं वो आपका आता है उबंटू, यानी यूनिक्स और लाइनेक्स। ठीक है, उसमें आपको पैसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अधिकतर जो सर्वर यूज होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओपन सोर्स होते हैं। या कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट कराता है उसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले 1 नंबर पे आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप कीबोर्ड इसमें सीपीयू में जैसे आप ऑन आप बटन दबाते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे ऑन हो जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने के बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन में जैसे आपको टाइपिंग करना है तो एमएस वर्ड खोल लीजिए। ठीक है, या कोई प्रोग्राम बनाना है तो कंप्यूटर कोडिंग खोल लीजिए। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे एप्लीकेशन, जैसे डेस्कटॉप के एप्लीकेशन होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उसके और कुछ स्पेशल काम के होते हैं, गेम होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ये सभी जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं या आपके किसी एक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दुकान पे जाएंगे तो वहां दुकान वाले जो है अपना एक सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं। ठीक है, तो वो जो एक सॉफ्टवेयर एक काम के लिए बनाए जाते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सभी सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? ऑपरेटिंग। यानी आप जान सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो
तो आप कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन है। जैसे आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो लिखता है एंड्रॉइड, लिखता है ना, एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है। उसके बाद जो है आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या उसमें अन्य भी चीजें जो कैमरा हो गया खोलते हैं, ये उसके एप्लीकेशन ऐप है, क्या है, ऐप है। तो ऐप जैसे मान लीजिए कॉमर्शियल मोबाइल से भी, टैबलेट से भी काम होता है ऐप बना करके, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग। और जो सेकेंडरी सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अदर डिवाइस में होते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मान के चलिए कुछ नया डिवाइस आप कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपका प्रिंटर है, तो प्रिंटर का केबल डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंप्यूटर से और उस डिवाइस को यानी प्रिंटर को जोड़ने के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो संस्थापित नहीं होता है, तो मैच नहीं करता है। तो उसको मैच कराने के लिए उसका प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम कहते हैं ड्राइवर। क्या कहते हैं? ड्राइवर। ड्राइवर को जब इंस्टॉल कर देंगे तो उसका कमांड हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। जब हम प्रिंट करेंगे तो पूछेगा कमांड किस प्रिंटर द्वारा प्रिंट करना चाहते हैं, तो जब हम इंस्टॉल किए रहेंगे तो उसका नाम शो करेगा, और जब कमांड देंगे तो वो उसी प्रिंटर को जाएगा जिसका आप इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? ड्राइवर। इसको यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, शुरुआत में जो सॉफ्टवेयर खुलता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो स्पेशल काम किए जाते हैं वो किस पे काम किए जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। और जो डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है उसको क्या नाम होता है? ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हम किसे कहेंगे? कंप्यूटर का हार्डवेयर किसे कहेंगे? द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर। और जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसको क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में मेन सॉफ्टवेयर कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और किसी एक काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन होता है। और किसी डिवाइस को कनेक्ट करना हो तो वहां पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर को अपडेट क्यों किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए जब कुछ नए फीचर जोड़े जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर होता है तो आपसे फीडबैक मांगता है, फीडबैक मांगता है। जैसे मान के चलिए आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको चाहते हैं कि हम जो बोला है वही टाइप होता जाए, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर आ भी गए हैं, ठीक है। तो आप जिस मान लीजिए वो सुविधा उसमें नहीं दिया गया है तो आप फीडबैक दे देंगे कंपनी को कि मतलब इसमें एक सुविधा में बढ़ा दीजिए कि इसमें जो हम बोला है वो टाइप होता जाए, या जो हम बोला है उसको बना करके सामने दे दें, ठीक है। ये कंपनी मार्केट से फीडबैक लेती है। जब अधिक कस्टमर का जाता है फीडबैक तो वो उसको प्रोग्रेस कराती है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। जब प्रोग्रेस हो जाता है और सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसको सर्वर पर डाल देती है। और जब अगले दिन आप मोबाइल खोलते हैं तो बोलता है कि अपडेट करिए। क्या करिए? जैसे आप अपडेट करते हैं तो वहां पे जो फीचर होते हैं ऑटोमेटिक वो चेंजेस हो जाते हैं, मतलब कुछ बदलाव हो जाता है अपडेट से। तो अपडेट हम उसी को कहते हैं। अपडेट के माध्यम से हम जो नए फीचर होते हैं उसको हम जोड़ते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको भी पर डे अपडेट होने की जरूरत है। जब आपका एक मोबाइल अपडेट हो रहा है पर डे, समझ आया ना। मोबाइल को चलाने के लिए, करंट टाइम में चलाने के लिए आपका करंट वर्जन चाहिए, तभी तो काम करेगा। और आपको भी अपने लाइफ में करंट जो है जनरेशन में लाइफ को बिताने के लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। अब अपडेट के लिए आपको जो भी करना पड़ेगा वो आपको करेंगे, नहीं तो आप बैक हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में पुराना एक एंड्रॉइड ले लीजिए, चलाइए और आज के मोबाइल चलाइए, दोनों में अंतर देखने को मिल जाएगा ना। कौन सा पसंद करेंगे? अपडेट वर्जन, ठीक है। ये आपको भी अपडेट होने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखेंगे। बस यहीं तक आपका है एंड ऑफ आपका ये जो है 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक, मतलब 2 चैप्टर तक ये कंप्लीट हो गया। जो तीसरा चैप्टर है उसका रिवीजन भी अभी आप